निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सामाजिक अध्ययन की विद्यालय पाठ्यक्रम में स्थिति, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। समाज शास्त्रीय स्थिति बताई थी, आज शैक्षिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन विषय की शैक्षिक जो स्थिति है वो बहुत ही सुदृढ़ है। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, नॉट डूइंग बाय लर्निंग। यदि हम लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत पर चलते हैं तो हम स्थायी ज्ञान पाते हैं, और डूइंग बाय लर्निंग थ्योरी पर चलते हैं तो हम स्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर का ज्ञान देना है, कंप्यूटर पर आपको बिठा दिया और जैसे जैसे मैं यहाँ से बोलता चलूँगा आपको और आप जैसे ऑपरेशन उसमें करते चलेंगे तो निश्चित रूप से आप जल्दी सीखेंगे, क्योंकि आप करके सीख रहे हैं। और यदि मैं आपको थ्योरी लिखा दूँ और फिर उसके बाद कहूँ कि आप कंप्यूटर पर इसे अप्लाई करिए, तो ज़्यादा इफेक्टिव है या जो साथ ही साथ चलते हुए क्लास भी चल रही है, लेक्चर भी चल रहा है और आपका ऑपरेशन भी कंप्यूटर पर चल रहा है, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इफेक्टिव है जो एक ही साथ करते चल रहे हैं और सीखते चल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से इस विषय की जो शैक्षिक स्थिति है वो बालकों के लिए इसलिए बहुत मजबूत है क्योंकि समाज हमारा करके सिखाता है। हम सीख कर नहीं करते बल्कि करके सिखाता है। जो भी सामाजिक व्यवहार है वो हम करके सिखाते हैं। इमेजिन छोटा बालक है, हम उसको कहते हैं कोई आता है तो नमस्ते करिए, नमस्ते। क्या वो ऐसे कहने से नमस्ते कर देगा? उसे तो पता ही नहीं नमस्ते होता क्या है। लेकिन उसने हमें देखा, उसने हमारे व्यवहार को देखा कि नमस्ते करने से सब लोग खुश रहते हैं, अच्छा लगता है, इसीलिए वो नमस्ते करते हैं। तो बालक यहाँ करके सीखा। ठीक उसी प्रकार से शैक्षणिक माहौल में भी बालक करके सीखेगा, वो ज्ञान स्थायी होगा। इसलिए कहा जा सकता है कि इस विषय की शैक्षिक स्थिति भी बहुत ही सुदृढ़ है। अब तीसरी बात इसी में, शैक्षिक स्थिति के कारण ही नंबर 1 तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास होता है। शैक्षिक स्थिति के अंतर्गत ही तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास भी यह विषय करने के लिए हमें प्रेरित करता है। जैसे कोई छोटा बालक है, आप लोगों के परिवार में उसे देखना, जब आप तैयार होकर अपने कॉलेज जाने की तैयारी करते हैं या बैग लेकर निकलने को होते हैं तो वो पूछता है कि दीदी या भैया या चाचा या बुआ जो भी हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो आपका प्रश्न होगा स्कूल या कॉलेज। वो पूछेगा आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? आपका उत्तर होगा पढ़ने के लिए। पढ़ के क्या करोगे? आप फिर उसको कहेंगे कि नौकरी लगेंगे, आजीविका हमें मिलेगी, फिर तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाएंगे। इस तरह से बहलाने के लिए आपने वो टॉफ़ी वाली बात उसके सामने रख दी। अब यहाँ उसके व्यवहार में ये बात आ गई और चिंतन करने लगा कि जब ऐसी बातें करते हैं, ऐसा काम करते हैं तो बाद में टॉफ़ी खाने को मिलती है। इस तरह से उसके लिए एक स्टिमुलस का काम किया उस टॉफ़ी ने। तो इस तरह से बालक तर्क के माध्यम से सीखता है और निर्णय करना सीखता है। उसी तरह से सामाजिक मुद्दों में, जैसे दहेज एक सामाजिक अभिशाप है, बालक छोटा है वो नहीं जानता इस बात को। जब हम दहेज देते हैं या नहीं देते हैं तो वो दोनों प्रश्न करेगा कि फलां की शादी में हमने देखा वहाँ बहुत सामान दिया, हमारी दीदी की या भैया की शादी में नहीं दिया। ये जो प्रश्न आया उसके दिमाग में,
ये चिंतन के माध्यम से आया। अब चिंतन के माध्यम से वो तर्क कर रहा है, अब तर्क के माध्यम से वो निर्णय करेगा। क्या कोई ऐसी, भगवान ना करे, कोई ऐसी दुर्घटना उस बालक के आसपास के पर्यावरण में हो गई, तो उससे वो बालक सीखेगा तर्क करना और निर्णय करना। दूसरी जब बात करते हैं हम रुचि व दृष्टिकोण का विकास, शैक्षिक स्थिति इसलिए भी सुदृढ़ है क्योंकि इससे हमारे बालकों की रुचि और दृष्टिकोण दोनों विकसित होते हैं। रुचि और दृष्टिकोण दोनों ही चीज़ ऐसी हैं जो परिवर्तनशील हैं, लेकिन रुचि में एक रुचि ऐसी है जो परिवर्तनशील नहीं है। जैसे दो तरह की रुचि होती है, एक जन्मजात और एक अर्जित। दृष्टिकोण भी दो तरह का नहीं होता, एक तरह का ही होता है, सिर्फ वातावरण से वो अडॉप्ट करते हैं, इसलिए वो उसे अर्जित दृष्टिकोण कहा जा सकता है। रुचि की बात करें, वह रुचि जो जन्म से ही हमारे अंदर है और मृत्यु तक रहेगी, जन्मजात रुचि। लेकिन वातावरण से, संयोग से, एक दूसरे के मिलने जुलने से, अपने क्रियाकलापों से जो रुचि हमारे अंदर विकसित हुई वो अर्जित रुचि। अब बात आती है कि वो रुचि कैसे बन जाए। हमारी आवश्यकता रुचि कब बनती है? जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। जैसे आपने बहुत अध्ययन किया और आप परीक्षा परिणाम बहुत श्रेष्ठ लाए, तो वो आपकी रुचि बन गई। माता के प्रति प्रेम, पिता के प्रति प्रेम, भाई बहनों के प्रति प्रेम, अपने पालतू जानवरों के प्रति प्रेम, ये क्या है? ये जन्मजात रुचि है, अर्जित रुचि नहीं है। हम माँ से इतना ही लगाव आज रखते हैं, इतना ही लगाव हम 20 साल बाद रखेंगे, 30 साल बाद रखेंगे। इस तरह से ये अर्जित और जन्मजात रुचियों को भी विकसित करने वाला विषय है। और दृष्टिकोण भी ऐसी ही चीज़ है। आज हमारे लिए कोई पॉजिटिव काम करता जा रहा है, हम उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। लेकिन कल को उसने हमारा काम नहीं किया तो ऑटोमेटिकली नकारात्मक दृष्टिकोण हमारा हो जाएगा। जैसे अमेरिका, जब हमने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, अटल बिहारी जी के टाइम में, उस समय अमेरिका ने हमसे विरोध लिया। अमेरिका के प्रति हमारा दृष्टिकोण नेगेटिव हो गया। लेकिन परिस्थितियां बदली, हमने कुछ उनका सहयोग किया, उन्होंने कुछ हमारा सहयोग किया और हमारा दृष्टिकोण आज फिर पॉजिटिव हो गया उसके प्रति। तो इस तरह से दृष्टिकोण पॉजिटिव नेगेटिव, रुचि पॉजिटिव नेगेटिव, ये विषय हमें करता है प्रेरित, इसलिए कि हम हमारे अंदर निर्णय की क्षमता विकसित हो, निर्णय की क्षमता से रुचि विकसित हो और रुचि की क्षमता से दृष्टिकोण विकसित हो। शिक्षा का हस्तांतरण तीसरा बिंदु है इसका, शैक्षिक स्थिति में ही शिक्षा का हस्तांतरण। ट्रांसफर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के हस्तांतरण से तात्पर्य है जो शिक्षा हमने ग्रहण की उसे ट्रांसफ़र करना, उसे आगे भेजना। समाज में हम लोग विभिन्न प्रकार की चीज़ें सीखते हैं, हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं। ये बच्चे जब सामाजिक स्तर पर इसने सिखाने लायक हो जाएंगे, ये अपने बच्चों को उस चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अपने सामाजिक व्यवहारों को, हमारे रिश्तेदारों को,
हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बचपन में बताया करते थे, ये शिक्षा का स्थानांतरण है। इसी तरह से अध्यापक अपने द्वारा जो ज्ञान ग्रहण किया गया था अपने गुरुओं के द्वारा, उसे अपने शिष्यों में ट्रांसफ़र करता है और उस ट्रांसफ़र किए हुए ज्ञान से वो अपने भावी जीवन में उसका उपयोग करता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि शैक्षिक स्थिति की जब बात करते हैं तो इसमें ज्ञान का स्थानांतरण भी किया जाता है। चौथा है समन्वय। या सहसंबंध। किसी भी विषय को हम स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ा सकते। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक अध्ययन विषय भी एक ऐसा ही विषय है, इसका भी विभिन्न विषयों से संबंध है। इसीलिए 4-5 विषयों की जो हम बात करते हैं, हिस्ट्री की करते हैं, इकोनॉमिक्स की करते हैं, ज्योग्राफी की करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की करते हैं, कई जगह इसको नागरिक शास्त्र भी कहते हैं, और समाजशास्त्र। इन 5 विषयों का अध्ययन हम अलग अलग करके बालक को जब बताएंगे, उसके बजाय सामाजिक अध्ययन विषय में ही इन विषयों को सम्मिलित कर लिया जाए और एक दूसरे से कनेक्टेड करके पढ़ाया जाए। जैसे मान लीजिए हमें एक सद्नागरिक का गुण विकसित करना है एक बालक में, इस संबंध में हमें लेक्चर देना है क्लास में या बताना है क्लास में, तो सबसे पहले हम उसकी सामाजिक क्रियाओं पर ध्यान देंगे। जैसे उसमें सामाजिकता के गुण विकसित हो रहे हैं या नहीं, कक्ष में अधिकार, कर्तव्य आदि से संबंधित जो बातें बताई जा रही हैं, क्या वो उसमें विकसित हो रही हैं कि नहीं, हमारे पूर्वजों की बातों को बालक सीखकर अपने आप में अडॉप्ट कर रहा है कि नहीं, अपने आप में हृदयंगम कर रहा है कि नहीं, हमारे जो आर्थिक डिस्ट्रीब्यूशन है इसके लिए वो अपने रोजगार के लिए प्रयासरत है कि नहीं, सामाजिक रीति रिवाजों को निभाने के लिए प्रयास है कि नहीं। इन सारी बातों को देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि बालक सामाजिक है अथवा नहीं। यह विषय एक ऐसा ही विषय है जो शैक्षिक स्थिति जब हम इसकी बात करते हैं तो सामाजिक अध्ययन विषय ये सारे गुण अकेला विषय ही विकसित करता है। इसलिए हमारे शिक्षाविदों ने, हमारे विभिन्न शिक्षा आयोगों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि इन विषयों को सम्मिलित कर लिया जाए और एक अलग विषय का निर्धारण किया जाए, जिस विषय को हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण कहते हैं। अब इसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति की जब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है इस विषय की। बालक के व्यक्तित्व का विकास वातावरण से होता है। बालक जो वातावरण से सीखता है उसे ही अपने जीवन में ढालता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वंशानुगत भी होती हैं बालक में, उससे भी हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा व्यक्तित्व विकास में जो प्रभाव डालने वाली चीज़ है वो वातावरण है। हम जैसे वातावरण में रहेंगे ऐसे ही हम हो जाएंगे। मान लीजिए कोई स्लम एरिया का बालक है, वो किसी ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहाँ के सभी बच्चे बहुत ही सिंसियर हैं, तो वो बालक भी बहुत सिंसियर होगा। लेकिन एक बहुत सिंसियर बालक है और स्लम एरिया के बच्चों के साथ पढ़ता है, तो उसकी सोच भी उन गरीब बच्चों की जैसी हो जाएगी जो बेचारे अपनी रोटी रोजी के लिए भी इधर उधर भटकते रहते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो वातावरण का प्रभाव है। दूसरा और उदाहरण दूँ वातावरण का मैं आपको, आप प्रयोग करके देख लेना। हमारे छोटा सा एक बालक है जो कक्षा 2 में या पहली में पढ़ता है। उसको पढ़ाने के लिए टीचर गया, टीचर ने उसको 10 का नोट दिया, जब बेटा बाहर से एक जर्दा की पुड़िया ले आ। बालक जर्दा की पुड़िया ले आया। बालक के सामने ही गुरुजी ने निकाला जर्दा, अपने हाथ पर रखा और वो मुंह में डाल लिया। और अब शिक्षक ने पढ़ाना शुरू किया।
इसका बालक के ऊपर क्या विपरीत प्रभाव पड़ा? देखो वातावरण का प्रभाव, ये विपरीत प्रभाव पड़ा कि ये कोई ऐसी दवाई है जिस दवाई के माध्यम से हमारे गुरुजी इतने होशियार हैं जो हमें पढ़ाते हैं, सारी चीज़ों को वो जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बेचारे का जो सोचने का जो क्षेत्र है, उसका अनुभव जो क्षेत्र है वो इतना ही है। अब उस दुर्व्यसन को वो भी अडॉप्ट करेगा, ये वातावरण से हुआ। एक और उदाहरण, आप सब लोकल एरिया के ही रहने वाले हैं, पास में एक कस्बा है श्री महावीर जी। वहाँ जब महावीर जी में हम एंटर करते हैं शांतिवीर नगर की तरफ से, तो वहाँ कुछ गाड़ियाँ लोहारों की डेरे हैं, वहाँ शराब की इतनी इतनी बड़ी बोतल पड़ी रहती है खाली, और उनके जो बालक हैं उन खाली बोतलों में पानी भर के वो पीते हैं। जब एक बालक से मैंने पूछा, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, तो बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोले हमारे पापा रोज़ पीते हैं। इसका मतलब घर का वातावरण कैसा है, उस वातावरण के कारण उस बालक पर प्रदूषित वातावरण का प्रभाव पड़ा। उसके फादर से जब ये बात की गई कि भाई बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो पहले तो वो थोड़ा उल्टा बोला कि विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, आपको क्या नुकसान है? मैंने कहा ये देश की भावी पीढ़ी है, देश के ये निर्माता हैं, यही देश को आगे चलाएंगे, और इनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे आप, तो ये बालक भी अच्छे व्यवहारिक बनेंगे, देश के सद्नागरिक बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। ये बात शायद उसके मस्तिष्क में बैठ गई, और उसने इस बात से तौबा कर ली कि भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा। तो इस तरह से यदि कोई भी सामाजिक ऐसी बुराई है जिस बुराई के कारण हमारे बालकों का फ्यूचर खराब होता है, हमारे देश का फ्यूचर खराब होता है, हमारे समाज का वातावरण प्रदूषित होता है, उस वातावरण को हमें दूर करना है व्यक्तित्व निर्माण के कारण। व्यक्तित्व निर्माण के और व्यक्तित्व निर्धारण के लिए जरूरी है अच्छी सोच, चिंतन, तर्क, ये सारी शक्तियाँ उसमें विकसित होंगी तो ही वो बालक एक सद्नागरिक होगा। बालक में जब व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं तो उसकी आईक्यू की भी बात करनी पड़ेगी। आईक्यू का मतलब है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, इसका मतलब बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का एक सूत्र है, MA/CA × 100। इसका मतलब है मेंटल एज यानी मानसिक आयु, और CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक उम्र। मानसिक उम्र में वास्तविक उम्र का हम भाग देंगे, 100 से गुना करेंगे तो IQ उसका निकल आएगा, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि बालक किस कैटेगरी का है। टर्मन ने व्यक्ति के IQ को मापा और उसको 10 श्रेणियों में व्यक्त कर दिया। अब जो यहाँ इसका मान आया है उस मान को हम उस टेबल में देखेंगे। जिस ग्रुप में वो ऐड हो रहा होगा, जिस ग्रुप को बिलोंग कर रहा होगा, जहाँ उसका जो स्कोर है वो पहुँच रहा होगा कट ऑफ तक, वो उस कैटेगरी का IQ माना जाएगा। लेकिन इस IQ को हम बढ़ा सकते हैं अनुभव के द्वारा, विभिन्न प्रयोगों के द्वारा, विभिन्न चीज़ें प्रैक्टिकल करवा कर। तो जब सामाजिक अध्ययन विषय की मनोवैज्ञानिक बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक स्थिति की बात करते हैं, तो मनोविज्ञान यही कहता है कि बालक की मानसिक स्थिति को यदि बदलना है तो उसके लिए हमें प्रायोगिक कार्यों पर ध्यान देना होगा। जैसे बालक में लोकतांत्रिक गुण विकसित करने के लिए हमें क्या करना है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया जाने वाला शासन ही लोकतंत्र है। अब यहाँ लोकतंत्र की पहली जो सीढ़ी है वो क्या है? सबसे पहली है स्वतंत्र चुनाव। बालकों में स्वतंत्र चुनाव के लिए हमें एक ऐसी भावना विकसित करनी है कि हमें कोई भेदभाव नहीं, सब हम एक हैं। तो मॉक ड्रिल कराएंगे चुनाव की, जैसे गांव में किसी बूथ पर ले जाकर दिखा सकते हैं। उस दिखाने के बजाय यदि बालकों को करके बताया जाए तो और भी इफेक्टिव हो जाता है। तो हम एक मॉक ड्रिल करते हैं, उसमें 2-3 उम्मीदवार बना देते हैं, एक पोलिंग पार्टी बना देते हैं और कुछ बैलेट पेपर आदि मंगा के बालकों को, जिस तरह से एक लोकतंत्र की प्रक्रिया में चुनाव होता है उस तरह से वो स्वतंत्र रूप से वोट डालना उनको बता दिया जाए, उनकी काउंटिंग उनको बता दिया जाए, उसका शपथ ग्रहण उनको बता दिया जाए और फिर उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में भी उनको बता दिया जाए, तो देश के लिए अच्छे नागरिक हो सकते हैं। प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण उनके अंदर विकसित हो सकता है।
सामाजिक दृष्टिकोण कैसे विकसित होगा? सामाजिक दृष्टिकोण के लिए भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो समाज में हम उसको बालक को दे दें, जैसे कि रोज़ाना तुम्हें ये काम करना है, कोई भी एक काम हम घर का बालक को सौंप दें। बालक छोटा है इसलिए घर का सौंपा है, गांव का नहीं सौंपा, पूरे मानव समाज का नहीं सौंपा, एक स्टेट का नहीं सौंपा, देश का नहीं सौंपा। उसके मानसिक आयु के हिसाब से, उसके मेंटल एज के हिसाब से, उसके अनुभव क्षेत्र के हिसाब से, उसकी रुचि क्षमता और आवृत्तियों के हिसाब से हमने उसको जो काम दिया, उस काम को वो सही तरीके से करता है तो उसमें सामाजिकता के गुण विकसित हो गए। अब बात करते हैं आर्थिक डिस्ट्रीब्यूशन की। किस तरह से हम उसमें बालक में ये गुण विकसित करेंगे, किस तरह से हम अर्निंग करें, उसको खेती के बारे में बताएं, उसको उद्योगों के बारे में बताएं, उसको विभिन्न स्किल बेस्ड जॉब के बारे में बताएं, तो बालक के अंदर एक और स्किल डेवलप हो गई, वो है इकोनॉमिक स्किल, आर्थिक कौशल। यानी वो अपनी अर्थव्यवस्था बालक खुद अर्न करेगा और खुद ही मैनेज करेगा। इसके बाद जब बात करते हैं ज्योग्राफी की, भूगोल हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि हमारे जो पूरा क्षेत्र है वो क्षेत्र कैसा है, वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, उन लोगों के जीवन यापन करने का तरीका क्या है। इन सारी बातों की जानकारी हम किसी एक कबीला में जाके, एक क्षेत्र विशेष में जाके बालकों को दिखा सकते हैं, जैसे क्षेत्र पर्यटन भी कह सकते हैं, या बालकों का जो फील्ड सर्वे होता है ज्योग्राफी में, तो फील्ड सर्वे में भी हम यही चीज़ दिखाते हैं कि किस तरह से कहाँ क्या है, किस तरह से ज़मीन की पैमाइश होती है, किस तरह से हम जरीब वगैरह का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सारी चीज़ों को हम ज्योग्राफी के माध्यम से बताते हैं। और अब बचा क्या? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने का विषय है, लेकिन समाज का अध्ययन तो ये भी कर रहा है नहीं, ये सामाजिक विज्ञान है और वो समाजशास्त्र है। वो एक संपूर्ण विषय है, ये भी एक संपूर्ण विषय है, लेकिन उस विषय के जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, जो समाज से रिलेटेड है, व्यक्ति विशेष से रिलेटेड है, उन पार्ट्स को हमने इसमें रखा, इस विषय में। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान विषय की मनोवैज्ञानिक स्थिति भी बहुत सुदृढ़ है। इसके औचित्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ बिंदुओं का और हवाला देते हैं। इस विषय को पाठ्यक्रम में और स्थान क्यों देना चाहिए? सामाजिक विज्ञान विषय को विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान के पक्ष में हम कुछ और बातें रख सकते हैं। जैसे पहली बात है बालक के सामाजिक विकास हेतु। इस विषय के माध्यम से हम बालक का सामाजिक विकास भी पूर्ण रूप से कर सकते हैं, क्योंकि समाज से संबंधित जो 5 विषय हैं उन 5 विषयों की चीज़ें हमने इस विषय में सम्मिलित कर दी, जिसके कारण बालक एक ही विषय में 5 विषयों का अध्ययन ग्रहण कर लेगा।
दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान विकसित करने हेतु एक इस विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के पीछे कारण अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान विकसित करने के लिए भी है, जिससे बालक पूरी दुनिया के बारे में जान सके, जिसके बारे में पूरी दुनिया के प्रति अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रख सके, पूरी दुनिया के बारे में उसको संपूर्ण जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी, राजनीतिक जानकारी, आर्थिक जानकारी, भौगोलिक जानकारी सब उसे मिलती रहे। इसलिए इस विषय में दूसरे विषयों को सम्मिलित करने का या विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का एक तर्क ये भी है। अगला है जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु इस विषय का विद्यालय पाठ्यक्रम में होना इसलिए भी ज़रूरी है कि बालक का सकारात्मक दृष्टिकोण उसके जीवन के प्रति हम विकसित करें। कई बार ऐसा होता है कि हमारी इच्छा के अनुसार या हम जो मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें प्रतिफल नहीं मिलता, परिणाम नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलते, तो उसके कारण हमारे जीवन के प्रति हमारी नकारात्मक सोच हो जाती है और विभिन्न प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में आने लगते हैं। जैसे कभी आत्महत्या का आता है, कभी कुछ का आता है, कभी कुछ आता है। ऐसी भावनाएं बालक के मन में आए ही नहीं, ऐसा हमें कुछ करना चाहिए और ऐसा यह विषय कर सकता है। वो अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखे, पॉजिटिव रहे। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, जैसे मान लीजिए आपने तैयारी की RAS की और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, खूब आपने ज़बरदस्त मेहनत की, तो आपके प्रति नकारात्मक भाव ऑटोमेटिकली अपने खुद के प्रति विकसित हो जाएगी कि फला व्यक्ति से मैं कम पढ़ा शायद, इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ। ये भावना हमें बालकों के मन से निकालनी है और वो कार्य कर सकता है ये विषय। अगला है नागरिकता के गुण विकसित करने हेतु। विद्यालय पाठ्यक्रम में इसको इसलिए भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे बालक में नागरिकता के गुण, सद्नागरिकता के गुण विकसित हो जाए। सद्नागरिक किसे कहेंगे? जिसकी देश के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रहे, देश के विकास में चार चांद लगाए, समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने, समाज में ऐसे अनूठे कार्य करे जिसे सब लोग फॉलो करें। उस व्यक्ति में जो ऐसे गुण विकसित करने वाला विषय है वो सामाजिक विज्ञान विषय है। इसीलिए इस विषय को सामाजिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अगला है मानव विकास हेतु ज्ञान। यह विषय
बालक को एक मानव बनाता है, क्योंकि बालक अभी तो ब्लैंक स्लेट है, लेकिन धीरे धीरे विभिन्न विषयों का ज्ञान उसको मिलता रहेगा तो वो बालक आगे चलकर एक श्रेष्ठ नागरिक बनेगा और एक अच्छा मानव साबित होगा। बात आती है मानव तो वैसे ही मानव है, नहीं। मनुस्मृति में मानव के 4 प्रकार बताए हैं। पहले प्रकार का मानव, जिसे हम सबसे नीचे श्रेणी में रखते हैं, वो ऐसे होते हैं जो मेरा नुकसान हो जाए लेकिन सामने वाले का अवश्य होना चाहिए। मतलब अपने नुकसान के लिए भले अपना हो जा लेकिन दूसरे का ज़रूर होना चाहिए। दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं वो ऐसे हैं, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए और सामने वाले का नुकसान हो जाए, मतलब मेरा तो भला हो जाए और सामने वाले का नुकसान। तीसरी जो कैटेगरी है वो श्रेष्ठ मानव की है, मेरा काम तो होना ही चाहिए, सामने वाले का कोई नुकसान भी नहीं होना चाहिए। ये तीसरे प्रकार के जो मानव की श्रेणी में है उसकी बात हम यहाँ करते हैं। मुझे अपना काम तो करना ही करना है, आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और चौथी जो श्रेणी है जिसे देवता कहा जा सकता है, मेरा भले नुकसान हो जाए लेकिन समाज का उद्धार होना चाहिए, समाज का लाभ होना चाहिए। तो तीसरी कैटेगरी के हम लोग हैं। हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, अपना फ़ायदा होना चाहिए, सामने वाले का भी यदि फ़ायदा हो रहा है उसमें भी हमें नुकसान नहीं। इस तरह की भावना यह विषय हमें देता है, मानव विकास हेतु ज्ञान प्रदान करता है। अगला है व्यावहारिक कौशलों का विकास। सातवां, ऐसी स्किल जिनका हम जीवन में उपयोग कर सकें, उन स्किल्स के लिए भी हमें यह विषय ज्ञान देता है कि इस विषय में विभिन्न प्रकार के विषय अलग अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। वो सारे विषय हमें किसी न किसी काम में दक्ष करते हैं, हमें पढ़ाने के लिए टीचरशिप के लिए तैयार करते हैं। कृषि के लिए हमें एग्रीकल्चर के माध्यम से खेती करने की टेक्निक्स के बारे में, अपने उद्योगों के बारे में, कंप्यूटर एक्सपर्ट के बारे में, अगर विभिन्न प्रकार के हमें व्यावहारिक कौशल इस विषय के माध्यम से विकसित करने होते हैं। इसीलिए विद्यालय पाठ्यक्रम में इस विषय का होना बहुत ज़रूरी है। अगला है दैनिक जीवन की समस्याओं का ज्ञान। ज्ञान व समाधान। यह विषय एक ऐसा विषय है जो हमें रोज़ाना हमारे सामने दैनिक जीवन में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन समस्याओं से हमें अवगत कराता है। चाहे वो हमारे रोजी रोटी की समस्या हो, चाहे हमारे व्यक्तिगत समस्या हो, या हमारे कपड़ों की समस्या हो, हमारे रोजगार की समस्या हो, या बीमारी की समस्या हो, स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, सारी चीज़ों की समस्याओं का ज्ञान हमें यह विषय देता है। और समाधान भी यही विषय हमें उपलब्ध कराता है। समाधान कैसे? जो अनुभवी लोग हैं, हम उन लोगों के सामने अपनी समस्या रखते हैं, वो लोग हमें अपने स्किल्स के माध्यम से उस समस्याओं का समाधान सुझाते हैं और उन समाधानों के माध्यम से हम सारी समस्याओं का ऑटोमेटिक निराकरण कर देते हैं। और अंतिम है व्यक्तित्व के विकास हेतु।
यह विषय हमें व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। व्यक्तित्व विकास की जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अनुभव, वो है वातावरण, वो है शैक्षिक ज्ञान, वो है सामाजिक रीति रिवाज। इन सारी चीज़ों का ज्ञान हमें यह विषय देता है, जिससे हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। हमारे अंदर कोई दुर्व्यसन है और उस दुर्व्यसन के लिए हमें फील नहीं हो रहा कि भाई मैं किसी दुर्व्यसन से ग्रस्त हूँ, तो यदि कोई दूसरा जो मेरे दुर्व्यसन को देख रहा है वो मुझे ये संदेश देगा, वो मुझे ये बताएगा कि भाई इस दुर्गुण के कारण आपको ये नुकसान हो सकता है। जैसे कोई गुटखा खा रहा है, उसको हम कहते हैं भाई ये गुटखा मत खाइए, इससे आपके गले का कैंसर हो जाएगा, मुंह का कैंसर हो जाएगा, या इससे समाज में जो छोटे बच्चे हैं उन छोटे बच्चों में से प्रदूषण फैलेगा, वो बच्चे भी ऐसा करना शुरू कर देंगे, जिससे हमारे भावी पीढ़ी में भारी नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व विकास हेतु भी उन लोगों को बता सकते हैं, और वो ज्ञान भी हमें इस विषय के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान विषय को विद्यालय पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए और है। हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और CBSE का जो सामाजिक अध्ययन का या सामाजिक विज्ञान विषय का जो कोर्स है उसमें विभिन्न चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, ताकि बालक शुरुआत से ही एक योग्य नागरिक बन के स्कूल या कॉलेज से निकले और देश के लिए समर्पित हो जाए, देश के विकास में चार चांद लगा दे और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाए, मानव समाज के लिए काम करे। जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब, जिन्हें पूरी दुनिया याद करती है, कोई उन्हें फायरमैन कहता है, कोई उन्हें राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति के नाम से जानता है, कोई शिक्षाविद के नाम से जानता है, कोई अध्यापक के नाम से। मतलब कहने का ऐसे व्यक्तित्व आपके सामने रख दिया जिसकी कोई उपमा नहीं, जिसकी तारीफ़ करना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण हम बगैर सामाजिक अध्ययन विषय के, सामाजिक विज्ञान विषय के नहीं कर सकते। इसी के साथ आज का चैप्टर क्लोज्ड। कल फिर दोबारा से दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। धन्यवाद।